अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मिस्टर चैप्स के चैप्टर 3 जो कि हमने पढ़ लिया था कंप्लीट, आज उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपके सामने वाइट बोर्ड पे मैंने उसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस, कि मिसेस विकेट्स जिसके घर पे मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद रह रहा था, उसके घर के बारे में सवाल पूछा गया है कि वो कैसा था। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा गया है, इसमें जब पेपर चेकिंग करते वक्त जो मुझे स्टूडेंट्स के पेपर में अमूमन मिस्टेक्स मिलती हैं, वो सारी मैंने इसमें डाल रखी हैं ऑलरेडी। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि वो गलतियां आप खुद से ढूंढ पाएँ, और अगर नहीं भी मिलती तो भी ये 100% आपने कोशिश करनी है कि वो आप समझ पाएँ, और अपने पेपर में जब आप इस चीज़ को आंसर कर रहे हों तो उन गलतियों से आप खुद को बचा पाएँ। तो हम अपना सवाल शुरू करते हैं, देखते हैं। सवाल है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। मैंने इसमें से बस दो चीज़ें देखनी हैं, एक तो ये कि उसने पूछा क्या है, और दूसरी ये कि उसने टेंस कौन सा यूज़ किया है। क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी होती हैं और उन्हें ज़हन में रखना है कि उसने पूछा क्या है, और दूसरा ये कि उसका टेंस क्या है। टेंस जो होगा उसके सवाल का, वही जब हमने उसका आंसर करना है तो अपने टेंस में, अपने क्वेश्चन के आंसर में वही टेंस यूज़ करना है। अगर उसने टेंस पास्ट का रखा है क्वेश्चन का, तो आपने आंसर में हमेशा पास्ट यूज़ करना है, और अगर उसका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में फ्रेम किया गया है तो फिर आपने अपने आंसर को भी प्रेजेंट और फ्यूचर में ही फ्रेम करना होता है, पास्ट को फिर आपने यूज़ नहीं करना होता। तो शुरू करते हैं सवाल के जवाब को। द हाउस, देखें सबसे पहले तो यहीं पे आप इसको देखें, ध्यान दें कि उसने हाउस यहाँ पे यूज़ किया है जो कि एक कॉमन नाउन है, और उसके साथ उसने आर्टिकल लगा रखा है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल लगा है तो उसका मतलब ये है कि वो किसी ख़ास हाउस की बात कर रहा है। ख़ास हाउस किस तरह से ये हो गया, क्योंकि हम इसका ऑलरेडी पीछे तज़किरा कर चुके हैं कि विकेट्स हाउस, ठीक है। तो ये चूँकि इसका पहले ज़िक्र हो चुका है, तो अब हम जब ये हाउस लफ्ज़ दोबारा यूज़ करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल द लाजमी हम लगाएंगे। अगर ये आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगाओगे तो यहाँ पे ये आपका गलती समझी जाएगी। द हाउस हिमसेल्फ, देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही आपके फिक्रे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छोड़ें, कोई भी प्रोनाउन जैसे ही आपके सेंटेंस में यूज़ हो, आप फ़ौरन से देखें कि पीछे कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोनाउन जब हम फिक्रे में यूज़ करते हैं तो वो अपने नाउन के अकॉर्डिंग आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे यूज़ हो जाए तो आपने फिर ये देखना है कि पीछे नाउन या प्रोनाउन जो है वो कौन सा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रोनाउन तो दिया गया नहीं है, लेकिन नाउन आया है। अब नाउन जो यहाँ पे उसने दिया है वो है हमारे पास हाउस। हाउस एक नाउन है, और इसके लिए हम आमतौर पर थर्ड पर्सन में से प्रोनाउन जो यूज़ किया करते हैं वो होता है इट। अब आप सपोज़ कर लें कि यहाँ पे हाउस नहीं इट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिमसेल्फ इट नहीं मैच नहीं कर रहा, इट का ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, और वो होगा इटसेल्फ। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली। इटसेल्फ के साथ सिंगुलर वर्ब ही हमें यूज़ करनी होती है, दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर इज़ लिखा होता, द हाउस इटसेल्फ इज़ अगली, ग्रामर के अकॉर्डिंग फिक्रा ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूँकि हमने टेंस वही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे इज़ नहीं लगाएंगे, वाज ही यूज़ करेंगे। तो द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है अक्सर जो कि बच्चे पेपर में करते हैं, और वो ये है कि अगली जिसका मैंने बदसूरत होता है, इसके जो स्पेलिंग सही हैं वो ये होते हैं कि आपने UGLY करना होता है। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली। एंड लग गया जी, एंड इसको आप ज़रा ध्यान से समझें कि एंड क्या करता है, एंड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने साथ जोड़ता है हमेशा। इसका ये रूल आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि एंड क्या करेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा। ये इस तरफ जिस पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, ये अपने इस तरफ जिस पार्ट को लेगा, अपने
दूसरी तरफ भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच को लेगा, हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करेगा। अब अगर मैं देखूं तो इधर लिखा है जी अगली, अगली है तो इसका मतलब जो दूसरी तरफ आएगा वो भी इसी पार्ट ऑफ स्पीच का होना चाहिए। यानी अगर इस तरफ नाउन है तो इधर भी नाउन आए, और अगर इधर एडजेक्टिव है तो इस तरफ भी एडजेक्टिव आना चाहिए, इधर वर्ब हो तो इधर भी वर्ब आना चाहिए एंड के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले देखें कि इसके पहले जो हमने यूज़ किया है वर्ड वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो जो वर्ड हमें यहाँ पे जो हमने लिखा है वो है अगली। अगली लफ्ज़ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगली बॉय, अगली डॉल, तो ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब हमें इस तरफ अगर एडजेक्टिव है तो हमें एंड के इस तरफ भी तो एडजेक्टिव चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस तरफ देखता हूँ तो वहाँ पे लिखा है जी इफ़ेक्टेड। यहाँ पे ये चीज़ देखें कि हमारे पास एक लफ्ज़ होता है इफ़ेक्ट और एक लफ्ज़ होता है इफ़ेक्ट। इनमें जो फ़र्क है कुछ आपको पता होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिएगा कि इफ़ेक्ट जो वर्ड है ये नाउन के तौर पर यूज़ होता है या फिर वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर हमारे सेंटेंसेस में यूज़ हुआ करता है। और जब ये वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर यूज़ होगा तो वहाँ पे इसका मैनी हो जाएगा इम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी इफ़ेक्ट लफ्ज़ अगर वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर यूज़ अगर कहीं पे हम कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे मुराद लिया जाएगा इम्प्लीमेंट। इफ़ेक्ट दो तरह से यूज़ होता है, एज अ नाउन और एज अ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो इफ़ेक्ट लफ्ज़ होता है ये वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ करता है। अब यहाँ पे भी ये समझ लेंगे आप कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये बाज़ दफ़ा एडजेक्टिव का रोल भी करती है। जी हाँ, तो चूँकि यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच इस तरफ एंड के जो था वो एडजेक्टिव था, तो एंड की इस तरफ भी हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ करना है, वो वाला नहीं करना। तो यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होना चाहिए था कि यहाँ पे ए लगना चाहिए था, अफेक्टेड। और एक चीज़ और भी याद रखें, ये जो इफ़ेक्ट लफ्ज़ होता है ये इफ़ेक्ट लफ्ज़ बस या इस तरह यूज़ होगा या इस तरह से यूज़ होगा, इसके अलावा ये किसी और शक्ल में आपके सेंटेंस में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इफ़ेक्टेड लफ्ज़ तो आ ही नहीं सकता, आप फ़ौरन यहाँ से पकड़ लेंगे कि ईडी लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे गलत हो गया हमें, क्योंकि इफ़ेक्ट के साथ ईडी कभी भी नहीं आता। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कुछ सही होगा, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड अफेक्टेड। इसके बाद एंड, फिर अगेन एंड आ गया है। तो एंड हम पहले देख चुके हैं कि इसने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जोड़ रहा, यहाँ पे ये जोड़ रहा है क्लास को। एंड के दोनों तरफ जब क्लास आ जाएं तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो क्लास के सेंस हैं ये दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव, और अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, सेंस ठीक सेम आना चाहिए। तो मैंने देखा ये जो सेंटेंस है इधर ये एफर्मेटिव मोड में है और यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ हमारी सही नहीं बैठ रही, तो हमें यहाँ से एंड को रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर एंड को हम रिमूव करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आएगा कि एंड की जगह पे फिर हम यूज़ क्या करेंगे। तो देखें एंड की जगह पे आप यहाँ पे एक और कंजंक्शन है, वो होता है जी बट। बट का काम ये होता है कि ये अपने दोनों तरफ जो सेंस लेगा वो एक दूसरे का उलट लेगा।
कि अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि इधर पॉजिटिव था, आगे सेंड क्लास जो है वो नेगेटिव की आ रही है, तो यहाँ से फिर हम एंड को रिमूव करेंगे और लिखेंगे बट दैट डिड नॉट मैटर। यहाँ पे दैट आया है, क्या ये दैट सही है? जी हाँ, दैट सही है क्योंकि पीछे वाज लगा हुआ था। अगर यहाँ पे वर होता तो यहाँ पे फिर हमने दोज यूज़ करना था, अगर पीछे यहाँ पे हमने वर यूज़ किया होता। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि वर नहीं, वहाँ पे हमारा वाज लगा है, तो यहाँ पे फिर दैट बिल्कुल सही बैठता है, दोज नहीं आएगा। बट दैट डिड नॉट मैटर। अब मैटर को अगर चेक किया जाए तो मैटर यहाँ पे अहमियत का मैंने दे रहा है, तो अहमियत के सेंस में जो हमारे पास लफ्ज़ मैटर होता है वो होता है MATTER। तो इसके स्पेलिंग भी आपने याद रखनी है कि डबल टी आएगा। उसके बाद द वेल थिंग, यहाँ पे एक चीज़ मैं लाजमी आपको करवाऊँगा कि गुड और वेल। गुड लफ्ज़ जो होता है ये यहाँ पे आना चाहिए था कि वेल आना चाहिए था, ये ज़रा आप सोचें। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि गुड जो लफ्ज़ होता है ये हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है और वेल हमेशा एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें चाहिए कौन सा लफ्ज़ था, यानी आगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आगे नाउन है तो इसका मतलब एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि नाउन के लिए तो कभी भी एडवर्ब आता नहीं है। तो बिल्कुल आगे तो नाउन लगा हुआ है, तो यहाँ से वेल रिमूव हो जाएगा, गुड आएगा। द गुड थिंग अबाउट हिम मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि प्रोनाउन जब भी आए तो आपने फ़ौरन पहले उसको देखना है कि ये किस लिए आया है। क्या वो ये कह रहा है हिम वाज दैट इट वाज कन्वीनियंट, क्या मिस्टर चिप्स कन्वीनियंट था या हाउस कन्वीनियंट था? तो आपका आंसर आएगा कि सर हाउस कन्वीनियंट है, तो हाउस के लिए हिम थोड़ी आता है, इट आएगा। अब द गुड थिंग अबाउट इट वाज दैट इट वाज कन्वीनियंट, इट के साथ वाज, ठीक है। यहाँ पे अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है जी, कन्वीनियंट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं बच्चे, बचना, ये स्पेलिंग गलत नहीं करने आपने। स्पेलिंग होंगे CONVENIENT, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स पुरस्कून। फॉर चिप्स, चिप्स का C कैपिटल करना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। अक्सर आपको पता तो होता है, लेकिन आप जब पेपर में लिख रहे होते हैं तो ये लापरवाही होती है, स्टूडेंट्स C छोटा डाल देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। इट वॉज सिचुएटेड, सिचुएटेड की स्पेलिंग SITUATE, इट सिचुएटेड, ठीक है, नियर टू द ब्रोकफील्ड। यहाँ पे फिर एक मिस्टेक दी हुई है, इससे भी आपने बचना है पेपर में लिखते वक्त। वो ये है कि नियर लफ्ज़ जो होता है ये अपने बाद आगे चल के कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं लेता, ठीक है। यानी नियर के बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये टू यहाँ से हट जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा इट वाज सिचुएटेड नियर द ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड का अक्सर बच्चे भी स्मॉल लेटर रखते हैं, ये आपने कैपिटल में लिखना है, नियर द ब्रोकफील्ड। उम्मीद है इस क्वेश्चन में जो मुमकिन गलतियाँ हो सकती थी वो मैंने आपके सामने चूँकि लिख के हल कर दी हैं, तो आप अपने पेपर में लिखते वक्त इनसे बच पाएंगे और जो कंसेप्ट्स आपको दिए गए हैं उन्हें आप लिख के याद कर लेंगे। बच्चे आपके सामने पहले 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद बुक से देख के याद करने की कोशिश करनी है। और सिर्फ याद करना और रटना नहीं होता मकसद, आपने उनकी कंसेप्ट्स को, उनमें यूज़ होने वाली ग्रामर को समझना है, ठीक है। समझ के याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।